गुड इवनिंग। और आज डेट है 3/1/2023। जो आज मणिकांत सर का लेक्चर 7 हुआ है हिस्ट्री का। जो आज आज से स्टार्ट किए हैं उपनिवेशवाद। जो खंड 2, इसमें 4 खंड, इस आधुनिक भारत में 4 खंड पढ़ना है। जिसमें पहला खंड है 18वीं सदी का इतिहास, और दूसरा है उपनिवेशवाद, और तीसरा चौथा मुझे पता नहीं, सर आगे बताएंगे। तो अभी सेकंड स्टार्ट किए हैं। 18वीं सदी का इतिहास तो हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद उपनिवेशवाद स्टार्ट किए हैं, जिसमें बताए हैं। और पहले स्टार्टिंग में तो ये मतलब कुछ एक फूड ऑफ थॉट बता रहे थे। जो सर का कहना है कि ये मतलब फूड ऑफ थॉट मतलब एक तरह से मतलब स्टार्टिंग में क्वेश्चन देंगे, और उस पर सोचना है, और मतलब उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है, और कोई प्रयास करना है खुद से लिखने का। तो वहाँ हम देखते हैं कि मतलब गुड फॉर थॉट में जो आज 3/1/23 को मतलब 12 क्वेश्चन टोटल लिखवाए हैं। जिसमें जो पहला क्वेश्चन है कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध को राजनीतिक विघटन के काल क्यों माना जाता है। जो 18वीं सदी का इसमें इसमें मतलब बेसिकली बताया गया है कि मुगल साम्राज्य। जो पहला क्वेश्चन में था कि 18वीं सदी का पूर्वांत को राजनीतिक विघटन का काल क्यों माना जाता है। तो इसमें था कि जो मुगल साम्राज्य था उसमें मुगल साम्राज्य में ही मतलब उसके अंदर ही एक छोटे छोटे एक उत्तराधिकारी राज्य था। जो मुगल साम्राज्य को उसका कमजोरी मानकर उसे उससे क्या हुआ, अलग हो गया। तो वो अपना ही राज्य का व्यवस्था किया, जिसमें वह मतलब एक छोटे छोटे साम्राज्य बना। वैसे मुगल साम्राज्य तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, उससे जब टूटा कुछ कुछ छोटे छोटे राज्य, तो अपना अपना खुद एक राज्य बनाया, जो उसे छोटे छोटे साम्राज्य कहा जाता है। फिर सेकंड में बताएं कि क्या 18वीं सदी का पूर्वार्ध में भारत में प्रचलित बहुराज्य व्यवस्था पतन का पतन का प्रतीक था। जो बता रहे थे बड़े बड़े साम्राज्य जो होते हैं, बड़े साम्राज्य जो पहले सोचते थे सभी लोग। जो 18वीं सदी के जो पूर्वार्ध में जो इतिहासकार थे, वो सोचते थे कि 17 से ये बड़े साम्राज्य जो होते थे काफ़ी काफ़ी बड़े उच्च जाति के होते थे, और मतलब उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलता था, और छोटे राज्य को बहुत कम वैल्यू मिलता था। तो इस राज्य में अब मतलब अभी 18वीं सदी का उत्तरार्ध के बाद, सॉरी पूर्वार्ध के बाद, जब ये इसमें दोनों में इस दोनों में मतलब बराबरी बनते गया। फिर हम नेक्स्ट में हम देखते हैं कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। मतलब ये अंधकार का युग मतलब 18वीं सदी के अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। इसमें बेसिकली था कि मुगल साम्राज्य में था कि उसका व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था भी कमजोर था, और साथ साथ में राजनीतिक व्यवस्था भी कमजोर था, और वहाँ के सामाजिक व्यवस्था भी सही नहीं था, जिसके कारण वह छोटे छोटे राज्य उससे मुगल साम्राज्य से अलग हो गए। फिर एक क्वेश्चन लिखवाएं सर कि 18वीं सदी का पूर्वार्ध को पूर्व आधुनिक काल क्यों कहा जाता है। 18वीं सदी का पूर्वार्ध को पूर्व आधुनिक काल क्यों कहा जाता है। इसमें था कि बहुराज्य व्यवस्था स्थापित किया गया, प्रशासन व्यवस्था सही किया गया। मतलब उस आधुनिक काल में जो बहुराज्य व्यवस्था मतलब यहाँ बहुत मतलब बहुराज्य मतलब बहुत सारा छोटे छोटे नगरों मिलकर एक बहुत सारा राज्य बनता है, उसको हम बहुराज्य व्यवस्था कहते हैं। और वहाँ के एक मतलब स्थापित किया गया, और फिर वहाँ का उस बहुराज्य व्यवस्था का प्रशासनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था भी सही किया गया। और फिर हम देखते हैं कि मराठा मुगल साम्राज्य को विस्थापित क्यों नहीं कर सके। जो मराठा साम्राज्य था, और जो मुगल साम्राज्य को विस्थापित क्यों नहीं कर सके। इसमें तो देखना पड़ेगा कि क्या इसमें क्या होता है। और फिर उसके बाद है यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज में रुचि क्यों दिखाई। यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज में क्यों रुचि दिखाई। जो यूरोप के देश थे, जैसे डच हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और डेन हो गया, पुर्तगाली हो गया, वो सब क्या था कि ये भौगोलिक खोज मतलब अलग अलग जगहों पे जाना उसे बहुत पसंद था यूरोपीय लोगों को। वो खोजना पसंद था। जैसे इंडिया इंडिया को
वास्को डी गामा ये खोज किया था। उसी तरह मतलब उसको भौगोलिक खोज मतलब काफ़ी रुचि था। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूरोपीय देशों ने पूर्वी व्यापार की ओर से आकर्षण क्यों दिखाया। मतलब यहाँ बताया गया कि यूरोपीय देशों ने पूर्वी व्यापार की ओर से आकर्षण क्यों दिखाया। मतलब वहाँ यहाँ जो इंडिया में जो व्यापार हो रहा था, वह क्या था, एक तरफा व्यापार हो रहा था। मतलब यहाँ से सामान आयात होता था, सॉरी निर्यात होता था, और उधर से कुछ भी नहीं आता था। जिसके कारण यह मतलब यूरोपीय देशों ने यहाँ इधर आकर अपना बिजनेस में, अपना व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी किया। जिसमें यहाँ भारत का वस्तु यहाँ से निर्यात होता था। और वहाँ से वहाँ पश्चिमी धातु जैसे अमेरिका से चांदी, सोना आता था, उसके बदले सामान के बदले मिलता था। फिर है कि यूरोपीय देशों का अमेरिकी अमेरिकी एक अफ्रीकी तथा क्षेत्रों के एशियाई राज्यों पर प्रति व्यवहार में क्यों अंतर था। मतलब यहाँ कहा गया कि अमेरिका के लोगों और अफ्रीका के लोगों में व्यवहार में क्यों परिवर्तन था। क्योंकि अमेरिका के एशियाई में राज्यों के मतलब अमेरिका उस पर्पज से इधर मतलब उस पर्पज से व्यापार करने नहीं आया था। लेकिन यूरोपीय कंपनी लोग वो मतलब व्यापार करने आया था, बेसिकली मसाला का व्यापार करने आया था। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पहले तो पुर्तगाली आया था। फिर पुर्तगाली के बाद में डेन, और ये फ्रेंच फ्रेंच तो सबसे लास्ट में आया था। ब्रिटेन और डेन कंपनी था जो साथ में आया था। उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रेंच कंपनी आया था, फ्रांसीसी कंपनी। जो उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश कंपनी के साथ फ्रेंच कंपनी में इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा क्यों थी। मतलब यहाँ पे कहा गया कि जो फ्रांस की कंपनी थी और ब्रिटिश कंपनी जो एक दूसरे के विरुद्ध थी, प्रतिस्पर्धा थी। क्योंकि ये ब्रिटिश कंपनी थी, ये प्राइवेट कंपनी थी, और फ्रांस कंपनी थी जो वो अ, ये था गवर्नमेंट कंपनी। और ब्रिटिश कंपनी हम उससे हम कह सकते हैं कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी था। जो जिसमें ब्रिटिश कंपनी काफ़ी वो अपना जैसे फ्रांस कंपनी को अपना फ्रांस से उसका सरकार से यहाँ समर्थन था फ्रांस को इंडिया में। और उसी तरह मतलब ब्रिटेन की सरकार ब्रिटेन को समर्थन दे रही थी इंडिया में। तो जिससे 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 फ्रांस कंपनी सबसे लास्ट में कंपनी आई थी इंडिया। और लेकिन उसका कंपटीशन ब्रिटेन से काफ़ी ज़्यादा होने लगा, जिसके कारण ब्रिटेन कंपनी ने वो फ्रांस से अपना कंपटीशन रखा और व्यापार किया। और साथ साथ में कर्नाटक जब व्यापार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी तो ये अपना राजनीतिक व्यवस्था में स्थापित करने के चक्कर में फ्रांस से युद्ध किया, जिसमें कर्नाटक का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध हुआ। फिर बांडीबास का युद्ध हुआ। ये 4 युद्ध हुआ फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। फिर हम देखते हैं कि कर्नाटक युद्ध में ने फ्रांसीसी कंपनी। तो फिर 10वां क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध ने फ्रांसीसी कंपनी ही नहीं बल्कि फ्रांसीसी साम्राज्य के भी भविष्य तय कर दिया था। मतलब जो कर्नाटक का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध और बांडीबस का युद्ध जब हुआ था, तो यहाँ पर बेसिकली कहा गया है कि अगर इस युद्ध में अगर फ्रांस जीता तो दुनिया का फ्रांस राज करेगा। अगर ब्रिटेन जीता तो ब्रिटेन दुनिया पर राज करेगा। और पहले तो यूरोपीय में फ्रांसीसियों का बहुत दबदबा था, लेकिन उतना उतना ब्रिटिश साम्राज्य को उतना मतलब समर्थन नहीं था। तो ये मतलब कर्नाटक के पहला, दूसरा, तीसरा और बांडीवासी युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश ने अपना यूरोप में भी अपना व्यवस्था बहुत ताकत किया, और साथ साथ दुनिया में भी अपना दबदबा बढ़ाया ब्रिटिश कंपनी ने। और ये फिर ब्रिटिश कंपनी के लिए बंगाल विजय किस प्रकार अधिक लाभदायक रही सिद्ध हुई। ब्रिटिश सरकार जब बंगाल में जीता था तो वहाँ का जो दीवान था, दीवान और सूबेदार दोनों सेम ही होता है एक तरह से। मतलब 2 पोस्ट था, दीवान और सूबेदार दोनों पोस्ट था, लेकिन उसका दोनों काम इक्वली लगभग में होता है।
तो वो क्या वहाँ का मतलब ब्रिटेन ब्रिटेन जो था वो वहाँ के लोगों को अपने वहाँ के जो दीवान था मुर्शिद कुली खान को और सॉरी मुर्शिद कुली खान और वहाँ के दीवान था और मीर जाफर को ब्रिटेन कंपनी ने अपनी ओर कर लिया, जिसके कारण वह वहाँ के व्यवस्था में अपना योगदान देने लगा। और साथ साथ में वहाँ मतलब ब्रिटिश कंपनी ने सोचा कि हम तो मतलब वस्तु निर्यात करते हैं, लेकिन और वहाँ से उसके बदले सोना चांदी यहाँ मतलब भारत लाता था। लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने ऐसा दिमाग लगाया, क्योंकि यहाँ के मतलब राजस्व मतलब यहाँ के टैक्स से ही मतलब टैक्स कलेक्ट करके उसी से बिजनेस किया जाए, मतलब इंडियन करेंसी से ही बिजनेस किया जाए। और इसके मतलब प्रभाव पड़ा, जिसके मतलब इसे इसे लाभदायक हुआ। और फिर क्वेश्चन है कि जो जेम्स मिल जो थे वो तीन जेम्स मिल जो एक अर्थशास्त्री थे स्कॉटलैंड के, वह मतलब इंडिया को तीन भागों में बांटा। मुस्लिम काल, आधुनिक काल और ब्रिटिश काल, ये तीन भागों में बांटा वो। जो जिसमें हम फिर एक क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय की पुष्टि बक्सर के युद्ध में कर दी। जो प्लासी तो एक तरह से एक फूल है, मतलब फूल होता है, और उसके नाम पे ये प्लासी युद्ध हुआ, जिसमें प्लासी के युद्ध में ब्रिटेन जीता। और और साथ साथ में बक्सर के युद्ध में भी ब्रिटेन जीता। और इस पे ये क्या टिप्पणी कीजिए। और यहाँ बताएंगे सर कि इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे रीड, फील, थिंक, पढ़ना भी है, सोचना भी पढ़ना भी है, फील करना है, महसूस करना और सोचना भी उसके बारे में। अब हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद अब उपनिवेशवाद स्टार्ट किए हैं सर, जिसमें उपनिवेशवाद बेसिकली होता है कि किसी दूसरे देश के लोग किसी दूसरे देश के साम्राज्य के लोग किसी दूसरे साम्राज्य में जाकर अपना अपना व्यवस्था कायम करते हैं और उसके अनुसार अपना व्यवस्था को चलाते हैं उस देश को, उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो उपनिवेशवाद बेसिकली होता है उपनिवेशवास उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है कि उपनिवेशवाद के हित मातृ देश के हित के अधीन होता है। अर्थात मातृ देश अपने आर्थिक हित में उपनिवेश अर्थव्यवस्था का दोहन करता है। उपनिवेशवाद का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित बातों का यहाँ उपनिवेशवाद बेसिकली बताया गया है कि जो महानगर होता है, महानगर में किसी दूसरे किसी दूसरे लोग को अपना मतलब व्यवस्था चलाने का, और साथ साथ में उसका व्यवस्था बदल जाना, लेकिन उसका जो खंड है जो सेम रहेगा। और यहाँ पे बेसिकली हम उपनिवेशवाद में जो हम 3 चरण पढ़ेंगे। जो पहला है वाणिज्य चरण, और दूसरा है उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण, और तीसरा है उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण। जो उपनिवेशवाद का वाणिज्य चरण है 1757 से लेकर 1813 तक। फिर उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण है 1813 से लेकर 1858 तक। और फिर उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण है जो 1858 से लेकर उसके पश्चात ये है। फिर हम उपनिवेशवाद का अध्ययन के नीति के रूप में ना करके ढांचे के रूप में किया जाता है, अर्थात प्रशासन में बदलाव के साथ साथ नीति बदल जाती है। मतलब एक एग्जांपल के साथ हम कह सकते हैं कि जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आता है, लेकिन उसमें होता है कि वो अपना अनुसार मतलब वो मतलब व्यवस्था को मतलब कायम करता है, लेकिन उसका जो ढांचा होता है वो सेम ही रहता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं करता, लेकिन अपना नीति बदलता है, बदल सकता है। उपनिवेशवाद का अध्ययन अंतर्विरोधों के श्रृंखला में एक रूप में किया जाना चाहिए, जाकि पिछड़ापन बनाम विकास का नाम दे सकते हैं। मतलब यहाँ उपनिवेशवाद बेसिकली जो ब्रिटिश कंपनी था वो अपने इंडिया में एक उपनिवेशवाद कर रहा था।
जिसके कारण वो मतलब यहाँ अपना व्यवस्था चलाने के लिए रेलवे का विकास किया, अपना पोर्ट का विकास किया, जैसे कि अपना व्यवस्था चलाने के लिए, ना कि हम सब मतलब इंडिया के लोगों के लिए भलाई के लिए, अपना व्यवस्था कायम बनाने के लिए, अपना उससे उसका बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको बनाने के लिए ये इसे हम उपनिवेशवास कहते हैं। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि उपनिवेशवाद का वणिज चरण में जो 1757 से लेकर 1813 के बीच चला, इसमें मतलब बेसिकली बताया गया है कि ब्रिटिश कंपनी इंडिया में रहकर इंडिया के लोगों को ही टैक्स लेकर, मतलब यहाँ के पैसा लेकर, टैक्स के डायरेक्ट डायरेक्ट पैसा नहीं लेता था, लेकिन टैक्स के अनुसार पैसा लेकर, राजस्व पैसा लेकर उसे मतलब उसी से अपना बिजनेस को बढ़ा बढ़ा रहा था, और साथ साथ में उसी से अपना बिजनेस कर रहा था, ना कि ब्रिटेन से पैसा लेकर वस्तु के बदले इंडिया में पैसा दे रहा था। उस वो क्या कर रहा था, इंडिया के ही लोगों को ही इंडिया से के लोगों से ही टैक्स ले रहा था, और साथ साथ में वो अपना अपना बिजनेस में बढ़ोतरी ला रहा था। और इसमें 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 इसलिए इस काल में वणिज काल में ब्रिटिश कंपनी के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सभी नीतियां भी उद्देश्य हैं। और मतलब ब्रिटिश कंपनी तो यहाँ इंडिया और यूरोप, जो पश्चिमी देश हैं, यूरोप यूरोप वो बिजनेस पूरा अच्छा चाहता था, लेकिन ब्रिटिश लोग ये भी नहीं चाहता था कि यहाँ इंडिया में रह के हम युद्ध करें, लेकिन ये वो चाहता था कि अपना बिजनेस को आप फैलाएं, मतलब आप पूरा इंडिया में लगभग में बनाएं। तो वो युद्ध भी नहीं चाहता था, लेकिन वो अपना अपना कंट्रोल करना चाहता था पूरा इंडिया पर, और किया भी। इसके बावजूद भी हम वो अपना अलग अलग जगहों पे कब्जा किया, जिससे उसका घेरे का नीति कहते हैं। घेरे का नीति हम उस जो कब्जा करना उसे हम घेरे की नीति कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रथम प्रथम एंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था, वो हुआ था, जो मैसूर का युद्ध हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं कि उपनि उपनिवेशवाद का उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या चीज़ है इसका, एक एक ऐसा उद्देश्य जो एक अधिकतम रूप में राजस्व संग्रह करना है भारत से, ताकि उसका बड़ा भाग्य भारतीय व्यापार में निवेश किया जा सके। मतलब टैक्स को जमा करना, और उससे ही मतलब इंडिया से व्यापार करना। जो उस व्यापार करने ब्रिटिश कंपनी व्यापार करने के लिए वो सबसे पहले अपना तो व्यवस्था बनाना चाहता था पूरा इंडिया में। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या किया, अपना एक राजनीतिक नीति अपनाया, जिसके कारण वह किसी पर और किसी दूसरे पर दबाव बना सके, जिसमें हम घेरे की नीति अर्थात शत्रु राज्यों के मित्र राज्यों से घेर रखना, मतलब राजनीतिक नीति बनाया पहले तो वह मतलब किसी दूसरों आसपास पड़ोसी वाले राज्यों से वो मतलब राजनीतिक व्यवस्था बनाया, तो उससे पड़ोसी देशों से पड़ोसी राज्यों से उसे उस शक्तियों से लड़ सकता था। उसके बाद हम ब्रिटिश कंपनी, जब राजनीतिक कंपनी के बाद वो अपना क्या किया, प्रशासनिक नीति, मतलब अपना फौज बनाया, अपना फौज कायम बनाया इंडिया में, जिससे कुछ परिवर्तन के साथ मुगल प्रशासनिक ढांचे के को बनाए रखना, मतलब मुगल साम्राज्य के खिलाफ वो अपना प्रशासनिक नीति अपनाया। फिर है आर्थिक नीति। जब व्यापार अच्छा चलता है तो अब उसमें हम देखते हैं कि व्यापार में कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और आर्थिक नीति में क्या मतलब इसी को हम बोलते हैं आर्थिक नीति। आर्थिक मतलब अपना कितना फैक्ट्री यहाँ पर लगा रहा है, उससे क्या इनकम हो रहा है, इसे हम आर्थिक नीति कहते हैं। फिर सामाजिक नीति में कहा गया यहाँ पर कि बेसिकली कि जो ब्रिटिश कंपनी का जो नीति था, वो अपना कानून बनाकर एक कानून बनाकर पूरा इंडिया पर वो सेम कानून रखना चाहता था। उसे हम सामाजिक उसी नीति से मतलब इंडिया के लोगों में क्या बदलाव आता है
वो हम सामाजिक नीति कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं सांस्कृतिक नीति। सांस्कृतिक नीति के वो अपना ब्रिटिश कंपनी ने अपना अंग्रेजी शिक्षा का मतलब शिक्षा का वो विस्तार करने की कोशिश किया, जिसमें वो मतलब पहले तो ब्रिटिश कंपनी तो ऑलरेडी इंग्लिश में बोलता था, लेकिन इंडिया के लोग इंग्लिश को उतना मतलब उससे इंग्लिश शब्दों से उतना व्यापार मतलब ये नहीं था। और इसी कारण वो अपना चाहता था कि सेम एक ही शब्द वो अपना सांस्कृतिक अपना रहन सहन में बदलाव करें। और इसमें इसको हम सांस्कृतिक नीति कहते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण क्या हुआ है, अभी हम उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण क्या हुआ है। और तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं अगले नेक्स्ट क्लास जब पढ़ाते हैं सर, तो हम क्या पढ़ाते हैं तो हम रिवीजन करेंगे इसी तरह कंटिन्यू।